सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी पठन सामग्री लेकर हिंदी अध्ययन के लिए उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पठन सामग्री ले आएं और फिर अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में हम हिंदी व्याकरण के पाठ 5 संबंध बोधक नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 30 और 31 के माध्यम से हिंदी व्याकरण के शीर्षक संबंध बोधक के विषय में जो विषय सामग्री विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 30 और 31 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 30 को खोलें और पुस्तक को मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें। मेरे द्वारा पहले पाठांक को पढ़ा जाएगा, इसके बाद आप लोग उसे ध्यान से सुने, देखें, समझें और बाद में पढ़ें। पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है, जिन शब्दों के कारण संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य किसी शब्दों से जुड़ता है वहां संबंध बोधक होता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ आते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण: पर, तक, के बिना, के पास, से पहले, के सामने, के मारे, के नीचे, के आगे, सिवा, लिए, के साथ, चारों ओर, पहले, पश्चात, सिवाय, अलावा, के बाद आदि। इन उदाहरण शब्दों के बाद उदाहरण वाक्य: कमरे के बाहर सामान रखा है, पहला उदाहरण वाक्य है। इसके बाद दूसरा उदाहरण वाक्य: यह दवा दूध के साथ खाना। तीसरा उदाहरण वाक्य: हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। चौथा उदाहरण वाक्य: राम के पास कलम है। इन वाक्यों में 1 से 4 तक क्रमशः के बाहर, के साथ, की तरफ, के पास आदि शब्दों का प्रयोग है। यही शब्द संबंध बोधक शब्द है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली बात क्या स्पष्ट होती है? संबंध बोधक अव्यय
वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। यहां पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद के लिखा हुआ है, जिसको काटकर का लिखा गया है। तो आप लोग भी इसका सुधार कर लें। संज्ञा या सर्वनाम के संबंध नहीं है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होगा। ठीक है, ठीक है। पहला बताया गया संबंध बोधक शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। दूसरा है, दूसरी बात क्या स्पष्ट होती है? संबंध बोधक शब्द अव्यय होने के कारण अपरिवर्तनशील होते हैं। यस, अव्यय ये अभिकारी शब्द है, इसलिए ये बदलते नहीं हैं। संबंध बोधक तीसरा वाक्य है, संबंध बोधक अव्ययों से पहले कारक की विभक्ति या परसर्ग लगता है। अभी संबंध बोधक शब्द होते हैं जैसे बाद, समान, पहले। तो इन शब्दों के पहले कारक के विभक्ति या परसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह के, से, ये कारक चिन्ह होता है। तो संबंध बोधक अव्ययों से पहले कारक के विभक्ति, परसर्ग या कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो फिर वो बनता है जैसे के बाद, के समान, के भीतर, के पहले आदि। चौथा वाक्य है, कारक की विभक्ति संज्ञा के बाद में आती है एवं इसे सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है। देखिए, कारक की विभक्ति जहां पर हमें अव्यय शब्द के साथ में विभक्ति, परसर्ग या कारक चिन्हों का प्रयोग करना है, वह संज्ञा के बाद जब भी अव्यय आ रहा है तो संज्ञा के बाद आने वाले संबंध बोधक अव्यय से पहले कारक चिन्ह या कारक विभक्ति या परसर्ग चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक विभक्ति या परसर्ग, तीनों एक ही बात है। तो संज्ञा के बाद जब भी अव्यय आता है तो इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके लिखते हैं। यही अव्यय शब्द जब सर्वनाम के साथ आता है तो वहां पर इस अव्यय शब्द को सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जैसे कहा जाए तुम के साथ, मान लीजिए के साथ है, तो के साथ संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब इसके साथ सर्वनाम है तुम, तो बन गया तुम के साथ। तो अब तुम के साथ प्रयोग करने में व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध नहीं होगा। इस वजह से वह सर्वनाम के साथ जो अव्यय मिल रहा है तो वहां पर जो विभक्ति है वो सर्वनाम के साथ ही मिल गई। तो ये बन गया तुम्हारे साथ, मेरे योग्य आदि। इस प्रकार से सर्वनाम के साथ ये संबंध बोधक अव्यय मिलाकर लिखा जाता है। संज्ञा के बाद जब इसको लिखना होता है तो संज्ञा और संबंध बोधक अव्यय के बीच में कारक चिन्ह आता है। ठीक है। पांचवा, संबंध बोधक अव्ययों के अभाव में वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य में यदि संबंध बोधक शब्द ना हो तो हम जो कहना चाह रहे हैं वह अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि पुस्तक अलमारी है, यहां पर संबंध बोधक शब्द नहीं है, इस वजह से पुस्तक अलमारी है। पुस्तक अलमारी हो सकती है, नहीं हो सकती। अब यदि यही संबंध बोधक शब्द होता तो यह वाक्य नहीं बनता कि पुस्तक अलमारी है। अब जब संबंध बोधक का प्रयोग किया गया तो वाक्य क्या बना? पुस्तक अलमारी के अंदर है। अब यह अर्थ बदल गया। पहले था पुस्तक अलमारी है, अलमारी में कोई अंतर नहीं, लेकिन अब
बताया जा रहा है अगले वाक्य में, पुस्तक अलमारी के अंदर है। मतलब अब यहां पर पुस्तक की उपस्थित अलमारी के अंदर बताई जा रही है। तो संबंध बोधक शब्द लगने से, संबंध बोधक अव्यय के जुड़ने से, वाक्य में आने से ये वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया और वाक्य भी सार्थक बन गया। ठीक है। संबंध बोधक के भेद यह निम्न प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक, दूसरा प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक, और तीसरा रूप के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक कितने होते हैं? यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक, कालवाचक संबंध बोधक, दूसरा स्थानवाचक संबंध बोधक, तीसरा दिशाबोधक संबंध बोधक, चौथा साधनवाचक संबंध बोधक, पांचवा विरोध सूचक संबंध बोधक, छठवां समता सूचक संबंध बोधक, सातवां हेतुवाचक संबंध बोधक, आठवां सहचर सूचक संबंध बोधक, नवां विषयवाचक संबंध बोधक, दसवां संग्रहवाचक संबंध बोधक, 11वां पृथकवाचक संबंध बोधक, 12वां तुलनावाचक संबंध बोधक और 13वां विनिमयवाचक बोधक। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से यह 13 प्रकार के संबंध बोधक अव्यय होते हैं। पहला है कालवाचक संबंध बोधक। तो समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक संबंध बोधक कहा जाता है। ठीक है। कालवाचक संबंध बोधक का मतलब समय का बोध कराने वाले संबंध बोधक। उदाहरण के लिए पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, पूर्व, उपरांत आदि। उदाहरण वाक्य, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 30 और 31 को पढ़ा है। अब आप लोग पाठांक पृष्ठ संख्या 30 और 31 को फिर से पढ़ने के बाद आगे के क्रम में बढ़ें। आप लोगों ने पाठांक पृष्ठ संख्या 30 और 31 को पढ़ लिया है। अब आइए इसे एक बार और समझ लेते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 30-31 के माध्यम से हम संबंध बोधक अव्यय को समझ रहे हैं। क्या होता है संबंध बोधक अव्यय? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, पर, तक, के बिना, के पास, से पहले, के सामने, पहले, पश्चात, सिवाय आदि। उदाहरण वाक्य, कमरे के बाहर सामान रखा है। दूसरा, यह दवा दूध के साथ खाना है। तीसरा, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। चौथा, राम के पास कलम है। तो परिभाषा, उदाहरण आदि को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है। पहली बात क्या स्पष्ट होती है कि संबंध बोधक शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। दूसरा, संबंध बोधक शब्द अव्यय होने के कारण अपरिवर्तनशील होते हैं। तीसरा, संबंध बोधक अव्ययों से पहले कारक के विभक्ति या परसर्ग लगता है। कारक की विभक्ति संज्ञा के बाद में आती है एवं इसे सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है। और अंतिम तथा पांचवी बात स्पष्ट होती है, संबंध बोधक अव्ययों के अभाव में वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक तीन प्रकार के होते हैं। पहला, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक, दूसरा प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक, तीसरा
और रूप के आधार पर संबंध बोधक। अब अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, कालवाचक संबंध बोधक। दूसरा, स्थानवाचक संबंध बोधक। तीसरा, दिशाबोधक संबंध बोधक। चौथा, साधनवाचक संबंध बोधक। पांचवा, विरोध सूचक संबंध बोधक। छठा, समता सूचक क्षमता सूचक संबंध बोधक। सातवां, हेतुवाचक संबंध बोधक। आठवां, सहचर सूचक संबंध बोधक। छठा, विषयवाचक संबंध बोधक। नवा, संग्रहवाचक संबंध बोधक। 11वां, पृथकवाचक संबंध बोधक। 12वां, तुलनावाचक संबंध बोधक। और 13वां, विनिमयवाचक संबंध बोधक। इस प्रकार ये का नंबर से डा नंबर तक अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के प्रकार बताए गए हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशाबोधक, साधनवाचक, विरोध सूचक। ये जो क्षमता सूचक लिखा हुआ है यह समता सूचक है। समता सूचक तो समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, पृथकवाचक, तुलनावाचक और विनिमयवाचक संबंध बोधक। इस प्रकार से यह अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के 13 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला था कालवाचक संबंध बोधक। कालवाचक का मतलब, काल का मतलब समय, तो जो अपने समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। यानी जो भी संबंध बोधक शब्द समय का बोध कराते हैं वो कालवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पहले, बाद, आगे, पीछे आदि। ठीक है विद्यार्थियों, शेष पाठांक को अगली पाठ योजना में पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए अब कुछ लिखित कार्य भी कर लें। तो लिखित कार्य में करने के लिए आप लोगों को यहां पर 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। ध्यान दीजिए, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में इन प्रश्नों को एवं इनके उत्तर को लिखना है। यानी पाठ 5 व्याकरण की नोटबुक में शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार लिखना है और उनके नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के कितने प्रकार हैं? प्रकार की संख्या और उनके नाम, सभी के नाम लिखना है। तो ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पाठांक प्रश्न संख्या 30 और 31 से मिलेंगे। इस वीडियो को पढ़ते समझते समय भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो यदि उत्तर नहीं समझ में आ रहे हैं तो पाठांक प्रश्न संख्या 30-31 को पुनः पढ़ें, वीडियो को फिर से देखें और प्रश्न और इनके उत्तर दोनों ही हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।